भारतीय तेल पर प्रतिबंध लगाना यूरोपियन यूनियन को इतना महंगा पड़ जाएगा, इस बात का अंदाजा शायद यूरोपियन यूनियन को बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन महज 48 घंटों के अंदर से यह तस्वीर जो इस वक्त यूरोपियन यूनियन के तमाम अलग अलग देशों से निकल करके सामने आ रही है, वो तस्वीर साफ बता रही है कि यूरोपियन यूनियन की कमर भारत ने सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर इस कदर से तोड़ दी है कि यूरोपियन यूनियन क्यों भारत के आगे अब घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हालिया बन चुका है कि महज 48 घंटों में यूरोप में फ्यूल क्राइसिस आ चुका है। पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है, गाड़ियों की लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर लग चुकी हैं। लोग अपनी गाड़ियों को सड़कों पर छोड़ करके जाने को मजबूर हैं और सड़कों पर लंबी कतारों के चलते भीषण ट्रैफिक जाम से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब लोगों ने भी अपने ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस पूरे संकट के बीच लोगों के उठते सवाल अब वहां की सरकार को हिलाने का काम कर चुके हैं। जनता में आक्रोश आ चुका है। उनका सवाल यह है कि सरकारें कहां हैं, क्यों नहीं संभाली गई उनसे ऑयल सप्लाई की जिम्मेदारी, भारत से टकराव क्यों किया गया, और अगर वो इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित नहीं कर सकते थे तो भारत के ऊपर सेंक्शन लगाने की क्या जरूरत थी। दरअसल भारत ने पूरी दुनिया के सामने अब यूरोपियन यूनियन को यह दिखा दिया है कि वो वर्ल्ड का तेल लीडर है और महज 48 घंटों में पूरे यूरोपियन यूनियन को बूंद बूंद पेट्रोल डीजल के लिए भारत ने जिस कदर से मोहताज कर दिया है, ये तस्वीरें बतानी शुरू हो चुकी हैं। और अब सबके बाद यूरोपियन यूनियन से तगड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देश, यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वॉन डेयर के पास इस वक्त मीट के बाद बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भारत के ऊपर आरोप क्यों जड़े गए और भारत की सबसे दिग्गज फ्यूल रिफाइनरी कंपनी के ऊपर आरोप लगाने का और उसे ब्लैकलिस्ट करने का क्या मतलब था। और इसको लेकर के अब बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, किस कदर से भारत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे यूरोपियन यूनियन को ब्लैकआउट की कंडीशन में पहुंचा दिया है। किस कदर से भारत ने पूरे यूरोपियन यूनियन को तेल के लिए मोहताज कर दिया है। और इसको लेकर के भारत अकेला नहीं बल्कि एक बड़े दिग्गज देश ने भी भारत का साथ दिया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और तस्वीरों में क्या क्या और भी चीजें सामने आ रही हैं, समझेंगे देखेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत ने जिस कदर से पिछले चंद घंटों के अंदर अब यूरोप को घुटने पर ला दिया है, वो खबर तो आप सब ने लगभग पढ़ ली होगी। आपने यह भी देख लिया होगा कि किस कदर से भारत ने पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को ब्लैकआउट करने का काम किया है। जो यूरोपियन यूनियन चंद दिनों पहले तक भारत पर बड़े प्रतिबंधों की कवायद कर रहा था, रूस से भारत के ऑयल परचेजिंग को लेकर के सवाल उठाते हुए भारत की कई शैडो शिपर और साथ साथ भारत की सबसे बड़ी दूसरी दिग्गज वो कंपनी जो पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए ऑयल रिफाइनरी का काम यूरोपियन यूनियन में रहकर कर रही थी, उस कंपनी पर प्रतिबंध लगा करके जिस कदर से भारत को ट्रिगर किया था, अब भारत ने वो बदला लिया है जो शायद यूरोपियन यूनियन भूल भी नहीं पाएगा। और यह सब कुछ भारत ने महज चंद घंटों में लिए गए अपने फैसले से किया है। भारत ने पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के महकमे को हिला दिया है। भारत ने पिछले 12 घंटों में एक के बाद एक यूरोपियन यूनियन पर कई कड़े प्रहार किए हैं और ये प्रहार कुछ इस कदर से थे कि अब यूरोपियन यूनियन तिलमिला उठा है। तिलमिलाने के साथ ही यूरोपियन यूनियन के वो जो अब तक इस पूरे मामले को लेकर के अपने आप को सबसे अहम मान रहे थे, वो भी अब भारत के आगे झुकने को मजबूर हो उठे हैं।
क्योंकि भारत ने न सिर्फ इनकी औकात दिखा दी है बल्कि ये भी बता दिया है कि भारत से भिड़ने का नतीजा क्या होने जा रहा है। बता दें कि हार्व डेविड क्लेन जो यहाँ के सबसे चीफ हैं और जो आपूर्तिकर्ता के रूप में यूरोपियन यूनियन में सबसे अहम थे, उन्होंने अब ट्विटर पर यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ कहा है कि यूरोपियन यूनियन का यह कदम किसी भी देश को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोकने वाला है और भारत पर जो प्रतिबंध हमारी तरफ से गलती से इम्पोज हुए थे, हम उन सभी प्रतिबंधों को वापस लेते हैं और ना सिर्फ इन प्रतिबंधों को वापस लेते हैं बल्कि भारत से इसकी माफ़ी भी मांगी गई और कहा गया कि हमारा कोई भी उद्देश्य भारत के किसी भी परचेजिंग को और भारत के किसी भी व्यापार को रोक लगाना नहीं था। हम बस ये चाह रहे थे कि रूस की अर्थव्यवस्था को हम किसी तरीके से कमज़ोर कर सकें ताकि यूरोप में मौजूद यूक्रेन पर उसके हो रहे एक्शन को कुछ हद तक घटाया जा सके। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम में भारत को किसी भी तरीके की ठेस पहुंची है या फिर भारतीय व्यापार को किसी भी तरीके से कोई भी प्रतिबंध से गुजरना पड़ा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ऐसा कहने वाला कोई और देश नहीं, जो अपने आप को हेड मानने वाले देशों का समूह है, वो यूरोपियन यूनियन ऐसा बोलने को मजबूर हो उठा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि चंद घंटों के अंदर अंदर पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन टूट उठा है। यूरोपियन यूनियन जो अब तक इस पूरे मामले में अपने आप को सुपीरियर बता रहा था और ये कह रहा था कि हम अब किसी भी तरीके से इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आखिर किस तरीके से झुक गया। दरअसल भारत के शैडो शिप वो शिप होते हैं जो रूस से हमारे लिए ऑयल इंडिया में लाते हैं और फिर इंडियन कंपनीज उन ऑयल को पूरी तरीके से प्योरीफाई करके अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती हैं। ऐसे में भारत को यहाँ पर ऑयल काफ़ी सस्ता मिलता है, जिससे भारत दुनिया के कई देशों को सस्ता ऑयल प्रोड्यूस करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपियन यूनियन में मौजूदा सभी देशों को भारत की तरफ से ही सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा था, भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा ऑयल पहुँचाया जा रहा था। इसके बावजूद भारत के ही कंपनी पर इस तरफ से लगाया गया ये प्रतिबंध भारत को न सिर्फ परेशान कर रहा था बल्कि भारत के एक्सपोर्ट को भी बाधित कर रहा था। साथ ही यूरोप के लिए जो भारत ऑयल बेच रहा था उस पर भी नायरा एनर्जी जो कि सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है उस पर प्रतिबंध लगाना साफ खतरा भारत के लिए बन रहा था। लेकिन भारत ने साफ करते हुए इसका विरोध किया। पहले तो भारत ने कहा कि यह दोहरा रवैया यूरोपियन यूनियन का नहीं चलने वाला है और भारत इस दोहरे रवैया को मानने भी वाला नहीं है। दरअसल दोहरा रवैया भारत ने इसलिए कहा क्योंकि यही यूरोपियन यूनियन के तमाम देश उसी रूस से कई सारे गैस परचेस करते हैं, गैस की एक ह्यूज अमाउंट परचेस करते हैं जो कि भारत के ऑयल से भी कहीं ज़्यादा कीमत रखते हैं। और ऐसे में अगर वो खुद रूस से इतने ह्यूज अमाउंट में ऑयल परचेजिंग कर रहे हैं तो वो भारत को कैसे रोक सकते हैं, भारत का सबसे पहला ये सवाल था। लेकिन चीज़ें यहीं नहीं थमी, मामला और तूल पकड़ा तो भारत ने इस पर एक्शन लेने की ठानी। दरअसल सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि भारत ने अभी सिर्फ और सिर्फ 40% ऑयल की सप्लाई को रोका है। उतने में ही पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन के देश तिलमिला उठे हैं, जहां पर अचानक से 3 गुना तक की यहां पर फ्यूल्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं यूरोपियन यूनियन में। और देखा यह जा रहा है कि लोगों की लंबी कतारें हैं, लोग इसे स्टोर करके भी रख रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना यह है कि अगर भारत ने कुछ दिन और पेट्रोल डीजल बंद कर दिया तो यूरोपियन यूनियन में फ्यूल क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले ही वो फ्यूल क्राइसिस सिर्फ 40% पर ही जूझ उठा है और यहाँ फ्यूल क्राइसिस के चलते लोगों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, सड़कें जाम हो चुकी हैं। कई जगहों से तस्वीरें ये भी आ रही हैं कि लोग इसके विरोध में उतर चुके हैं, अपनी सरकारों के खिलाफ उतर रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना ये है कि फ्यूल उन्हें नहीं मिल रहा है और इसलिए वो सड़कों पर गाड़ियों को छोड़ करके अपने घरों को जा चुके हैं। इसके चलते सरकार भी खासा परेशान हो रही है और इसी चलते यूरोपियन यूनियन और भी ज़्यादा घुटने टेकने को मजबूर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या यूरोपियन यूनियन के पास ऑयल स्टोरेज की कोई कैपेबिलिटी नहीं थी जिसके चलते महज 24 घंटे में ही भारत से ऑयल कमज़ोर होने की वजह से यूरोपियन यूनियन में क्राइसिस की कंडीशन बन गई। तो दरअसल आप बता दें कि यूरोपियन यूनियन में एक दो नहीं बल्कि कई सारे देश हैं
और यहाँ कई देशों का एक ऐसा संगठन है जो कि किसी भी देश के खिलाफ या प्रतिबंध लगाते हैं, हटाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं देशों से खरीदते हैं और उन्हीं देशों पर प्रतिबंध जड़ते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरे यूरोपियन यूनियन में किसी भी देश ने यह जिम्मेदारी नहीं उठाई कि वो ऑयल की स्टोरेज को कंप्लीट करे, और इसी चलते पूरे यूरोपियन यूनियन में कोई भी देश ऑयल को अपने यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टोर नहीं करता, ताकि वो इन फ्यूचर कभी ऐसी प्रॉब्लम से जूझें। लेकिन भारत के पास ऐसे स्टॉक कम से कम 4 से 5 साल के लिए तक मौजूद हैं। यानी कि अगर आज की डेट में भारत किसी भी देश से ऑयल खरीदना बंद कर देता है, पूरी तरीके से अगर रोक लगा देता है, तब भी वो 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक अपने प्रोडक्शन को लगातार चालू रख सकता है। ना सिर्फ चालू रख सकता है, बल्कि भारत में 1 रुपया भी कीमत बढ़े बगैर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी फ्यूल्स की पूर्ति इंडिया कर सकता है, जो कि यूरोपियन यूनियन के पास मौजूद नहीं था। और इसीलिए इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसे देखने को मिला है। अब चीज़ें यही नहीं रुकी, घुटने पर आने के बावजूद यूरोपियन यूनियन पर भारत का जो हंटर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने साफ किया है कि अभी और भी प्रतिबंध वो अब लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन को दरअसल भारत ने पूरी तरीके से ना तो ऑयल की सप्लाई अभी तक ब्रेक की है और ना ही इसमें कोई मेजर चेंज किया है। हाँ, लेकिन भारत ने इसकी ऑयल सप्लाई के कम करने के साथ ही ऑयल के रेट यानी कि जो दाम है उनमें बढ़ोतरी कर दी है। भारत ने कहा है कि अगर हमारा रूस से जो ऑयल परचेजिंग है उसे ये कंपनियां बाधित कर रही हैं, देश बाधित कर रहे हैं, यानी कि हमारी शैडो जो शिप है उन्हें अगर रोका जा रहा है, तो सीधी सी बात है हमारे पास इसका प्रोडक्शन कम होगा तो हम इनकी कीमतें बढ़ा देंगे। और ऐसा ही किया भारत ने जैसे ही ऑयल की कीमतें बढ़ाई, उधर यूरोप में कई गुना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट दिखा। पहली बात, परचेजिंग कम हुई तो इससे ही कीमतें बढ़ जानी थीं, और दूसरी बात, भारत ने जैसे ही कीमत बढ़ाई उससे यह कीमतें और ज़्यादा कई गुना बढ़ गईं, यह 3 गुना तक बढ़ चुकी थी। और इसे 3 गुना के बढ़ने की वजह से पूरे यूरोप में हलचल मची हुई है। और इसी चीज़ को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि भारत आखिर करना क्या चाह रहा है। यूरोपियन यूनियन पहले ही घुटने टेक चुका है, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन भारत से माफ़ी भी मांग रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों से पोस्ट सामने आ रही हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत को इसका निशाना बनाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं था, और अगर गलती से ऐसा हुआ भी है तो हम भारत पे ऊपर से ऐसे प्रतिबंध हटा रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत ने ठान ली है कि अब यूरोपियन यूनियन को वो सबक सिखा करके रहेगा। दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहा है भारत? आपको क्या लगता है कि भारत और कुछ करने की प्लान में है? दरअसल भारत को ऐसा करना ज़रूरत पड़ रही है। अब आप ये समझिए कि ये यूरोपियन यूनियन अगर ये मान के चलते हैं कि वो किसी भी देश की सप्लाई को, चेन को बाधित कर सकते हैं, तो ये उनका वहम है। भारत ने चंद घंटों में यह दिखा दिया कि वो वर्ल्ड का तेल लीडर है, और भारत सिर्फ रूस से नहीं बल्कि अमेरिका और तरह तरह के देशों से, यहाँ तक कि ब्राज़ील और वेनेजुएला से भी अब शिपमेंट लेने जा रहा है। इसका मतलब यह है भारत अपने फ्यूल के लिए कई देशों पर डिपेंडेंट रहे, किसी एक देश पर नहीं। इसलिए भारत के ऑयल सप्लाई पर कोई चेन पर प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अभी बात किया जाए यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन अगर सबसे ज़्यादा फ्यूल कहीं से लेता है तो वो इंडिया से लेता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल फ्यूल की कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो इंडिया के कंपैरिजन कोई भी देश यूरोपियन यूनियन को इतना सस्ता फ्यूल नहीं प्रोवाइड करता। सबसे पहली बात, अमेरिका का ऑप्शन यूरोपियन यूनियन के पास खुला है, लेकिन अमेरिका का तेल इतना महंगा है कि खुद अमेरिका ही इंडिया से जो रिफाइंड ऑयल है वो परचेस करता है। दूसरी जगह यूरोपियन यूनियन के पास चीन का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर देखा जाए तो चीन यूरोपियन यूनियन से कहीं ज़्यादा भारत से अधिक दूर पड़ता है, यानी कि इसके जो प्रोडक्शन लाइन है वो उससे यूरोपियन यूनियन की दूरी अधिक होने की वजह से इसकी कॉस्ट और महंगी पड़ जाती है। यानी कि भारत जितने में यूरोपियन यूनियन को तेल मुहैया करा देता है, चीन उससे कहीं ज़्यादा रुपया यूरोपियन यूनियन से वसूलेगा अगर वो उससे परचेज करते हैं। तो यानी कि यूरोपियन यूनियन के पास सबसे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन इंडिया ही है, और इसलिए सबसे अधिक मात्रा में तेल जो परचेज करता है यूरोपियन यूनियन वो भारत से ही करता है। और अगर भारत से ये बाधित होता है तो यूरोपियन यूनियन को कई और अल्टरनेट खोजने पड़ेंगे, जिसके लिए वो चीन की तरफ बढ़ सकता है, डायरेक्ट रूस की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन अब बात यहाँ पर फंस जाती ये है कि अगर रूस के तेल को भारत के थ्रू होकर के आप नहीं खरीद रहे हैं तो आप रूस से डायरेक्ट तेल कैसे खरीद सकते हैं? जब आप चाहते हैं कि रूस की इकोनॉमी को कमज़ोर करना है तो आप रूस से तो खरीद नहीं सकते। ऐसे में यहाँ पर इथिकल
पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन फंस चुका है। अमेरिका से खरीद नहीं सकता क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा महंगा है, चीन से खरीद नहीं सकता क्योंकि वो दूर इतना ज़्यादा है, और भारत से खरीदने में भारत ने अब आनाकानी कर दी। इसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन के पास ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और इसके बाद अब यूरोपियन यूनियन पर भारत का अगला क्या कड़ा फैसला होने जा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और भारत को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत ने बिल्कुल सही कदम उठाया? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले अपडेट और बिल्कुल सटीक अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।